लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने एबीओ ग्रुपिंग कंप्लीट कर लिया था। ब्लड ग्रुप का ये दूसरा पार्ट है आरएच ग्रुपिंग। तो देखते हैं कि आरएच ग्रुपिंग में क्या है। तो हुआ ये कि ह्यूमन की आरबीसी पर अभी तक हो ये रहा था कि ह्यूमन की आरबीसी पर या तो ए एंटीजन मिल रहा था तो ए ब्लड ग्रुप कहते थे, या तो बी एंटीजन मिलता था तो बी ब्लड ग्रुप कहते थे, या तो दोनों एंटीजन मिलते थे ए और बी तो ए बी ब्लड ग्रुप कहते थे, और या तो एंटीजन मिलता नहीं था तो ओ ब्लड ग्रुप कहते थे। ये किसने बताया था? ये लैंड स्टीनर ने बताया था। लेकिन इन्हीं के एक शिष्य हैं वीनर। वो जब आरबीसी की सरफेस को देख रहे थे तो देखो क्या दिखाई पड़ा। ह्यूमन आरबीसी की एक मिला। ह्यूमन आरबीसी की सरफेस पर एक और एंटीजन मिला। जैसे ही वो एक और एंटीजन मिला, लैंड स्टीनर ने वीनर से पूछा ये क्या है, तो कहा ये एंटीजन बिल्कुल सेम है, या कहोगे सिमिलर टू एंटीजन प्रेजेंट इन रहीसस मंकी। कहा रहीसस मंकी की आरबीसी देख लीजिए और वहां जो एंटीजन है बिल्कुल वैसा ही एंटीजन ये भी है। अगर वैसा ही एंटीजन ये भी है तो इस एंटीजन का क्या नाम रख दिया जाए? इसका नाम रख दिया गया आरएच एंटीजन। किस आधार पर इसका नाम आरएच एंटीजन रखा गया? तो आंसर क्या देंगे? रहीसस मंकी। तो रहीसस मंकी की आरबीसी की सरफेस पर था, इस नाते इसका नाम भी क्या रखा गया? आरएच एंटीजन रखा गया। लेकिन है कहां? ये ह्यूमन आरबीसी की सरफेस पर दिखाई पड़ रहा है। तो ह्यूमन आरबीसी की सरफेस पर एक और एंटीजन है जो कि रहीसस मंकी में पाए जाने वाले एंटीजन के जैसा है, इसी नाते इसका नाम रखना पड़ा आरएच एंटीजन। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। फिर दूसरा सवाल है कि क्या आरएच एंटीजन सभी ह्यूमन की आरबीसी पर सरफेस होता है पर पाया जाता है? तो ऐसा नहीं है। आरएच एंटीजन प्रेजेंट ओवर आरबीसी ऑफ मेनी ह्यूमन। बहुत सारे ह्यूमन की आरबीसी पर ये पाया जाता है। जिन पे पाया जाता है उनको कहते हैं आरएच पॉजिटिव, और हो सकता है बहुत सारे में ना पाया जाए, एब्सेंट ओवर आरबीसी ऑफ सम ह्यूमन। और जिनके ऊपर नहीं पाया जाता था उनको कहा गया आरएच नेगेटिव। तो आरएच पॉजिटिव उनको कहा गया जिनके आरबीसी पर आरएच एंटीजन था, आरएच नेगेटिव उनको कहा गया जिनके ऊपर आरएच एंटीजन नहीं था। जो जिन पर था वो लगभग लगभग 80% पॉपुलेशन थी, और जिन पे नहीं था वो लगभग लगभग 20% पॉपुलेशन थी। तो एक 80% और एक 20%। तो मोटा मोटा फिर दो हो गए। एक हो गया क्या? आरएच पॉजिटिव ब्लड, और एक हो गया क्या? आरएच नेगेटिव ब्लड।
RH पॉजिटिव और RH निगेटिव ये किस में आ गया? RH ग्रुपिंग में आ गया। जबकि A होता है, B होता है, AB होता है और O होता है, ये किस में आता है? ये आता है ABO ग्रुपिंग। तो हमारे ब्लड की दो प्रकार की ग्रुपिंग की गई, ABO ग्रुपिंग और RH ग्रुपिंग। ABO ग्रुपिंग में हमारे पास A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप और A ब्लड ग्रुप था। जबकि RH ग्रुपिंग के हिसाब से हमारे पास RH पॉजिटिव और RH निगेटिव। तो अगर दोनों मिला दिए जाएं, ABO और RH दोनों एक साथ ले लिए जाएं, तो कुल 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप हो जाएंगे। ए का पॉजिटिव, ARH पॉजिटिव, BRH पॉजिटिव, ABRH पॉजिटिव और ORH पॉजिटिव। ए निगेटिव, बी निगेटिव, AB निगेटिव और क्या, O निगेटिव। तो कुल कितने हो गए? तो ये हो गए 4 क्या, पॉजिटिव, और ये हो गए 4 क्या, निगेटिव। एक क्वेश्चन तो ये याद रखना है। दूसरा सवाल ये याद रखना है कि जिस तरीके से ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ABO ग्रुप को कंसिडर करते हो, याद आया? कंसिडर कर रहे थे ना कि किसको कौन सा ब्लड ग्रुप देंगे और किसको कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं देंगे। उसी तरीके से RH ग्रुप को भी कंसिडर करिए। तो ABO ग्रुप भी कंसिडर करिए और RH ग्रुप वो भी कंसिडर करिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले। अब RH के बारे में देखते हैं। सर देखिए, ABO का पहले देखते हैं। ABO का आपको पहले से याद है। ABO के केस में एक होता है एंटीजन, एक होता है एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी में से एंटीजन कौन सा होता है? ए। तो एंटीबॉडी कौन सी होती है? बी। अगर एंटीजन होता है बी तो एंटीबॉडी कौन सा? स्मॉल ए। अगर एंटीजन ए एंड बी दोनों है तो एंटीबॉडी एब्सेंट। और अगर एंटीजन ही एब्सेंट है तो एंटीबॉडी ए भी होती है बी। अब देखिए कमाल की बात, यहाँ एंटीजन कहाँ पाया जाएगा और एंटीबॉडी कहाँ पाई जाएगी? प्लाज्मा। तो एबीओ के केस में एंटीजन और एंटीबॉडी प्लाज्मा में एंटीबॉडी होती है, आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन होता है। लेकिन जब हम आरएच के केस में आते हैं तो आरएच के केस में बड़ा स्पेशल हो गया है। आरएच के केस में आरएच का एंटीजन होगा लेकिन आरएच की कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। आरएच ग्रुप देखते हैं। आरएच ग्रुप में दो ही विकल्प हैं, क्या? आरबीसी पर क्या मिलेगा? या तो आरएच एंटीजन क्या होगा? प्रेजेंट होगा, और या तो आरबीसी पर आरएच एंटीजन एब्सेंट होगा। प्रेजेंट होगा तो क्या कहोगे? और एब्सेंट होगा तो क्या कहोगे? लेकिन इस केस में जो प्लाज्मा है, इस केस में जो प्लाज्मा है उसमें एंटीबॉडी
जिनका नाम हम क्या रखेंगे, RH एंटीबॉडी। याद रखिएगा, RH एंटीबॉडी एब्सेंट होती है। ये बहुत काम की बात है। यहां देखो, ए और बी एंटीजन के खिलाफ जो एंटीबॉडी होती है वो प्लाज्मा में नेचुरली पाई जाती है, लेकिन RH एंटीजन के खिलाफ नेचुरल एंटीबॉडी प्लाज्मा में नहीं पाई जाती है। चाहे ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव हो और चाहे ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव हो, इसके खिलाफ कोई भी RH एंटीबॉडी प्लाज्मा में नहीं पाई जाती है। ये दिमाग में रख लीजिएगा। ए और बी एंटीजन के खिलाफ नेचुरली स्मॉल ए और स्मॉल बी एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाई जाती है, लेकिन RH एंटीजन के खिलाफ कोई भी एंटीबॉडी प्लाज्मा में नहीं पाई जाती है। ये पहला सत्य है, ठीक। चाहे एब्सेंट होगी किसमें, RH पॉजिटिव में भी और RH नेगेटिव में भी। लेकिन देखिए, ये मान लेते हैं कि एक इंडिविजुअल है जिसका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है और ये दूसरा इंडिविजुअल है और जिसका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है। मान लेते हैं कि ये डोनर है और मान लेते हैं कि ये रेसिपिएंट है। तो देखो हो क्या रहा है, जैसे ही RH पॉजिटिव ब्लड, जैसे ही RH पॉजिटिव ब्लड इस इंडिविजुअल से इस इंडिविजुअल में चढ़ाया जाएगा, वैसे देखो क्या होगा। ये जो RH नेगेटिव इंडिविजुअल है, इसमें एंटीजन है कि नहीं है बताओ, एंटीजन क्या है, प्रेजेंट। और इसमें एंटीजन एब्सेंट। अब कमाल की बात देखो, ऐसा इंडिविजुअल जिसमें RH एंटीजन था, उसका ब्लड ऐसे इंडिविजुअल में चढ़ाया गया जिसमें RH एंटीजन नहीं था, तो बाहर से एंटीजन आएगा ना। जैसे ही बाहर से एंटीजन आएगा इसमें, वैसे ही ये प्रोड्यूस करेगा क्या, एंटीबॉडी। किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट RH एंटीजन। और जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस की जाएगी, जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस की जाएगी, इस एंटीबॉडी को क्या कहोगे, इसी का नाम होगा RH एंटीबॉडी। तो जरा आराम से सोचें, RH एंटीजन के खिलाफ RH एंटीबॉडी यहां थी नहीं, इसने बनाई है। कब, जब इसमें RH एंटीजन आया है। तो एनसीईआरटी में लिखा है, इफ RH नेगेटिव पर्सन एक्सपोज्ड विद RH पॉजिटिव, देन RH एंटीबॉडी प्रोड्यूस इन RH नेगेटिव इंडिविजुअल। अब जब एंटीबॉडी बनेंगे तो ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, ये एंटीबॉडी रिएक्ट करेंगी इस एंटीजन से, ये रिएक्ट करेंगे किससे, RH एंटीजन से। और जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा तो क्या होगा, याद आया क्या होगा, तो होगा क्लंपिंग ऑफ RBC, और इसी को कहोगे क्या, एग्लूटिनेशन। तो क्लंपिंग ऑफ RBC या एग्लूटिनेशन हो जाएगा और उसका रिजल्ट है फिर नुकसान होगा, कुछ ना कुछ सीवियर क्लंपिंग हो जाएगी। तो देखिए हो क्या रहा है, अगर पॉजिटिव वाले का ब्लड आप निगेटिव वाले में चढ़ाओगे तो निगेटिव वाले में क्या बनेंगी, RH एंटीबॉडी बनेंगी जो किसके खिलाफ काम करेगी, RH एंटीजन के खिलाफ काम करेंगी, और तब क्या हो जाएगी, क्लंपिंग ऑफ RBC हो जाएगी। ये आपको समझना है।
इसी नाते RH ग्रुप को भी कंसिडर करेंगे, इसी नाते RH ग्रुप को भी क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब देखो जरा, हम आराम से बताओ। मान लेते हैं कि डोनर RH पॉजिटिव है और रेसिपिएंट भी RH पॉजिटिव है। अब बताओ क्या होगा। तो जब डोनर का ब्लड रेसिपिएंट लाओगे तो यहाँ एंटीजन और यहाँ भी एंटीजन है, तो जो एंटीजन यहाँ आया है वही एंटीजन तो यहाँ पहले से मौजूद है। एंटीबॉडी बनेंगे? नहीं बनेंगे। एंटीबॉडी नहीं बनेगी तो क्या एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा? नहीं होगा। और अगर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगा तो क्या क्लम्पिंग होगी? नहीं होगी। और क्लम्पिंग नहीं होगी तो मैच की मिसमैच, मैच की मिसमैच। तो ये बताओ, मैच होगा कि मिसमैच है? आप बताओ ना आराम से, हमको कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोचो, आराम से बताओ। फिर से सुने, इसमें बताओ RH एंटीजन है कि नहीं, बस इतना। RH एंटीजन है और इसके पास तो जिसके पास RH एंटीजन है और जिसके पास है, इसका उठा के इसमें डालो, कोई फर्क पड़ेगा? तो वही एंटीजन तो आया जो इसके पास पहले से मौजूद है। और जब एंटीजन पहले से मौजूद है तो क्या एंटीबॉडी बनेगी? नहीं बनेगी। और एंटीबॉडी नहीं बनेगी तो रिएक्शन नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? मैच। तो ये क्या है? ये है मैच। अब आराम से बताएंगे। मान लेते हैं कि डोनर पॉजिटिव है और रेसिपिएंट डोनर और रेसिपिएंट RH निगेटिव है। अब बताओ, देखो देने वाले के पास एंटीजन है और लेने वाले के पास एंटीजन नहीं। जैसे एंटीजन आएगा वैसे एंटीबॉडी बनेंगी, और अगर एंटीबॉडी बनी तो रिएक्शन, और रिएक्शन हुआ तो मिसमैच। तो ये क्या होगा? मिसमैच। फिर देखो, मान लेते हैं कि डोनर RH निगेटिव है और रेसिपिएंट भी RH निगेटिव है। अब बताओ है? तो ध्यान से देखो, इसके पास एंटीजन है और इसके पास, तो जो आया है उसमें एंटीजन है ही नहीं, तो क्या एंटीबॉडी बनेगी? नहीं। और जब एंटीबॉडी नहीं बनेगी तो मैच। फिर देखो, देने वाला नेगेटिव और लेने वाला पॉजिटिव। अब देने वाले के पास एंटीजन है कि नहीं है? नहीं है। तो जब एंटीजन बाहर से आया नहीं है तो क्या एंटीबॉडी बनेगी? बनेगी नहीं बनेगी? नहीं बनेगी। और अगर नहीं बनी तो मैच। ये मैच है। तो एक तो भ्रम आपका टूटा। आपको लग रहा होगा कि RH पॉजिटिव वाला किसमें चढ़ाएं? पॉजिटिव, मैच। RH निगेटिव वाला RH निगेटिव में चढ़ाएं तो भी मैच। निगेटिव निगेटिव क्या है? मैच। RH निगेटिव वाला RH पॉजिटिव में चढ़ाएं तो भी मैच। RH पॉजिटिव वाला RH निगेटिव चढ़ाएं तो मिसमैच। ये क्या है? मैच। ये क्या है? मैच। ये क्या है? मैच।
ये क्या है, मिसमैच। सिर्फ यही क्या है, मिसमैच है, बाकी सब के सब क्या है, मैच। तो काम की बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। आरएच के केस में जो देने वाला है उसका एंटीजन ध्यान रखो। अगर उसमें एंटीजन है और लेने वाले में एंटीजन नहीं है, जैसे इस केस में इसके पास एंटीजन है और इसके पास नहीं है, तुरंत एंटीबॉडी बनेंगी, और एंटीबॉडी बनेंगी तो एंटीजन के खिलाफ रिएक्ट करेंगे और हम कहेंगे ये मिसमैच हो गया। तो देने वाला अगर पॉजिटिव है और लेने वाला अगर निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, तो तुरंत मिस मैच हो जाएगा। लेकिन अगर देने वाला निगेटिव और लेने वाला पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, निगेटिव वाले का ब्लड पॉजिटिव वाले में आप चढ़ा दीजिए, कोई समस्या नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि जो ब्लड दे रहा उसके पास एंटीजन है ही नहीं, तो क्या एंटीबॉडी बनेंगे, नहीं बनेंगे। और प्राकृतिक रूप से होती नहीं, पीछे भी समझा के आए हैं। नेचुरली आरएच एंटीजन के खिलाफ कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, ठीक है। आरएच एंटीबॉडी कब बनती है, जब 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 निगेटिव वाले में पॉजिटिव वाला ब्लड आता है तो निगेटिव वाला अपने शरीर में एंटीबॉडी बनाएगा, रिएक्शन होगी, क्लम्पिंग होगी। इस नाते कभी भी पॉजिटिव वाले का ब्लड निगेटिव वाले में नहीं चढ़ाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर कहीं आरएच पॉजिटिव वाला ब्लड किसको दे दिया जाए, आरएच निगेटिव को दे दिया जाए, तो तुरंत यहां क्या बनेंगे, एंटीबॉडी प्रोड्यूस। और अगर तुरंत एंटीबॉडी बनी, ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को कहोगे आरएच इनकम्पैटिबिलिटी। तो आरएच इनकम्पैटिबिलिटी क्या है, तो जब कभी निगेटिव वाले में पॉजिटिव वाला ब्लड चढ़ाया जाए या पहुंच जाए तो क्या होगा, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी होगी। और इसी दौरान आरबीसी की क्या हो जाएगी, आरबीसी की क्लम्पिंग होगी, और इसी को कहोगे एग्लूटिनेशन रिएक्शन। तो एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। ऐसा कब होगा, जब पॉजिटिव वाले का ब्लड किसमें आएगा, निगेटिव में आएगा। इसी तरीके से इरिथ्रोब्लास्टोसिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस एक बीमारी है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस एक केस है, किसका, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी का। किसका केस है, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी का केस है। कब होता है, जब जब फादर मदर ऑफ फीटस का ब्लड ग्रुप देखा जाए। फादर होता है आरएच पॉजिटिव, मदर होती है आरएच निगेटिव, और फीटस होता है आरएच पॉजिटिव। जब कभी फादर को आप छोड़ दीजिए तो कम से कम इतना तो याद ही रखोगे, ये कब होता है, जब मदर होता है आरएच निगेटिव और फीटस होता है आरएच पॉजिटिव, तभी एक आरएच इनकम्पैटिबिलिटी का केस बनता है जिसका नाम इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अब होता क्या है ये समझना है। तो देखिए, मान लेते हैं कि ये मदर है और मान लेते हैं कि ये फीटस है। ये मदर
और ये फीटस। ऐसा तब होता है जब मदर होती है RH नेगेटिव और फीटस होता है RH पॉजिटिव। देखो क्या होता है, फर्स्ट प्रेगनेंसी, मान लेते हैं कि फर्स्ट प्रेगनेंसी चल रही है, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में फीटस है RH पॉजिटिव, मदर है RH नेगेटिव, और प्रेगनेंसी के दौरान कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। फर्स्ट प्रेगनेंसी नो इफेक्ट, फीटस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बोथ ब्लड, बोथ का मतलब फीटस और मदर, बोथ ब्लड अलग होते हैं। किसके द्वारा? बाई प्लेसेंटा। इसी नाते नो मिक्सिंग ऑफ मैटरनल एंड क्या फीटल ब्लड, मदर और फीटस के ब्लड में कभी कोई मिक्सिंग नहीं होती है, क्योंकि दोनों ब्लड के बीच क्या पाया जाता है? प्लेसेंटा पाया जाता है। इधर देखो, मान लेते हैं कि ये प्लेसेंटा है और ये स्ट्रक्चर अम्बिलाइकल कार्ड है, ये है प्लेसेंटा और ये है अम्बिलाइकल कार्ड। तो होता क्या है, फीटस का ब्लड अम्बिलाइकल कार्ड से प्लेसेंटा तक जाता है और O2 लेके वापस लौट आता है और कभी कोई मिक्सिंग नहीं होती है। लेकिन जब फर्स्ट प्रेगनेंसी का कंप्लीशन होता है और इस फीटस की बर्थ होती है, तो जब फीटस बर्थ आउट होगा उस दौरान देखो क्या समस्या आएगी। उस दौरान ये प्लेसेंटा टूट जाएगा, और जब प्लेसेंटा टूटेगा तो मदर की भी कैपिलरी टूटेंगी, फीटस की भी कैपिलरी टूटेंगी, जो प्लेसेंटा बनाने में इन्वॉल्व होंगे। और जब प्लेसेंटा डिटैच होगा तो दोनों कैपिलरी टूटेंगी, तो होगा क्या? फीटस का RH पॉजिटिव ब्लड, फीटस का RH पॉजिटिव ब्लड किसमें चला जाएगा? मदर के RH निगेटिव। मदर कैसी है? RH नेगेटिव। अब आप इमेजिन करो, पॉजिटिव ब्लड किसमें गया है? नेगेटिव में गया है। तो अगर पॉजिटिव ब्लड नेगेटिव में जाएगा तो होगा क्या, जरा बताओ? कहां बनेगी? मदर में। तो मदर तुरंत बनाएगी, मदर प्रोड्यूस क्या? RH एंटी बॉडी। लेकिन इस बच्चे का कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब डिलीवरी हो ही रही है तो इस बच्चे का जन्म हो जाएगा, तो बच्चा मदर से हो जाएगा अलग। अब जब बच्चा मदर से अलग हो जाएगा तो क्या ये एंटीबॉडी इस बच्चे का कोई नुकसान कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ये नॉर्मल, इसकी नॉर्मल बर्थ हो जाएगी, ये नॉर्मल चाइल्ड होगा। क्यों? क्योंकि ये किसको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे? नो हार्म टू फर्स्ट फीटस। क्यों? क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि इसका तो हो जाएगा जन्म। तो फिर से पूरी कहानी सुनते हैं। कुछ नहीं हुआ है, ये है मदर, ये है फीटस। मदर है RH नेगेटिव, फीटस है RH पॉजिटिव, और प्रेगनेंसी चल रही है। प्रेगनेंसी के दौरान ना तो माँ को कोई दिक्कत आएगी, ना तो फीटस को कोई दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि दोनों ब्लड बिल्कुल अलग हैं और दोनों के बीच क्या पाया जाएगा? प्लेसेंटा पाया जाएगा। लेकिन जब डिलीवरी हो रही होगी, कब? बर्थ आउट ऑफ फर्स्ट चाइल्ड,
तब क्या होगा, तब मिक्सिंग हो जाएगी, तब मिक्सिंग हो जाएगी किसकी, किसकी हो जाएगी, फीटस के RH पॉजिटिव ब्लड का मदर के RH नेगेटिव। इस दौरान क्या हो जाएगा, इस दौरान फीटल ब्लड जो कि कैसा है, RH नेगेटिव पॉजिटिव, ये मिक्स कर जाएगा, किससे मिक्स कर जाएगा, मदर के ब्लड से। और मदर का ब्लड कैसा है, RH नेगेटिव। तो जब बर्थ हो रही होगी तब फीटस का RH पॉजिटिव मिक्स हो जाएगा मदर के RH नेगेटिव में। इस दौरान मदर क्या बना देगी, RH एंटीबॉडी, लेकिन इस फीटस का कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि इसका जन्म हो जाएगा और ये मदर से अलग हो जाएगा, इस नाते ये बच जाएगा। लेकिन मान लेते हैं कि सेकेंड प्रेगनेंसी, मान लेते हैं कि सेकेंड प्रेगनेंसी हुई और सेकेंड प्रेगनेंसी में फिर से फीटस क्या है, RH पॉजिटिव है। मदर तो वही है ना बेटा, मदर तो वही है RH नेगेटिव, फीटस फिर से RH पॉजिटिव। अब देखो क्या समस्या होगी, ये जो एंटीबॉडी मदर के ब्लड में बनी है, ये जो एंटीबॉडी मदर के ब्लड में बनी है, ये एंटीबॉडी प्लेसेंटा पार करके कहां चली जाएंगी, फीटस में। ऐसे केस में RH एंटीबॉडी कहां पहुंच जाएंगी, रीच टू फीटस थ्रो क्या, प्लेसेंटा। और वहां पहुंच के क्या करेंगे, वहां पहुंच के क्या करेंगे, वहां पहुंच के ये एंटीबॉडी किससे रिएक्ट करेंगे, फीटस के पास क्या है, RH एंटीजन, रिएक्ट टू RH एंटीजन, ये RH एंटीजन से रिएक्ट कर जाएंगे। और RH एंटीजन से रिएक्ट करने का नुकसान क्या होगा, उसका रिजल्ट होगा क्लंपिंग ऑफ RBC। और किसकी RBC आपस में चिपकेंगे, फीटस की। और उसका रिजल्ट क्या होगा, RBC ब्रेक, RBC टूटेंगे, किसकी, वो भी फीटस की। तो देखो इस केस में जो सेकेंड चाइल्ड बर्थ होगा उसके हाल देखो क्या होगा, उसकी RBC टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे, उसकी RBC टूटेंगे। और RBC के टूटने को कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस। और किसकी टूटी है, फीटस की। तो क्या कहोगे, फिटाइलिस। तो इसमें क्या होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ फीटल RBC। इसी नाते इसको कहोगे क्या, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस। एक क्वेश्चन। दूसरा, नुकसान बच्चे का क्या होगा बताओ। तो फीटस की RBC टूट जाएंगी तो फीटस में RBC का काउंट कम नहीं हो जाएगा। तो अगर बच्चे का जन्म होगा तो उसमें खून की बहुत कमी होगी, कहोगे सीवियर एनीमिया। तो इसको हो जाएगा सीवियर एनीमिया। और देखो क्या होगा, जब RBC टूटती है तो हीमोग्लोबिन टूटता है, और हीमोग्लोबिन टूटती है तो बनता है बिलीरूबिन। और बिलीरूबिन अगर ज्यादा होगा तो हो जाएगी जॉन्डिस। तो इसको क्या हो जाएगी, सीवियर जॉन्डिस। और हो सकता है इतनी ज्यादा RBC टूट जाए
कि बच्चे की जान ही चली जाए, मतलब ये जानलेवा है। फीटल फैटल, तो या तो बच्चे का जन्म ही नहीं होगा, उसकी डेथ हो जाएगी, और दूसरा अगर जन्म हुआ, अगर जन्म हुआ तो बच्चा क्या लेके पैदा होगा, उसमें एनीमिया होगी और जांडिस, या तो फिर क्या होगा, जन्म ही नहीं होगा। इसी बीमारी कहोगे क्या, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस। तो पहली प्रेगनेंसी में बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन समस्या कहाँ आएगी, दूसरी प्रेगनेंसी में। कब, जब बच्चा फिर से क्या होगा, आरएच पॉजिटिव होगा। तो मदर में जो बनी थी आरएच एंटीबॉडी वो प्लेसेंटा पार करके कहाँ चली जाएंगी, फीटस के ब्लड में चली जाएंगी, और उससे होगा क्या, उससे होगी फीटस में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, फीटस की आरबीसी टूट जाएंगी और हम कहेंगे क्लंपिंग ऑफ आरबीसी हुई। हाँ बताते हैं, अभी इलाज बताते हैं, अभी इलाज बताएंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर से जरा देख लेते हैं पीछे चल के। तो देखिए क्या क्या हुआ है, तो छोटा, देखो क्या क्या हुआ है। पहली बात तो ये पहली प्रेगनेंसी चल रही है, मदर आरएच नेगेटिव है, फीटस आरएच पॉजिटिव है। पहली प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे पर कोई असर नहीं है, क्योंकि दोनों ब्लड क्या है, प्लेसेंटा से सेपरेटेड है और कोई मिक्सिंग नहीं हुई है। लेकिन जब पहले बच्चे का जन्म होता है तो फीटस ब्लड मिक्स हो जाता है किसमें, मदर के ब्लड में, और जब मिक्स होगा तो मदर क्या बना देगी, एंटीबॉडी बना देगी। ये एंटीबॉडी इस बच्चे का कुछ नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि उसका तो जन्म हो जाएगा, तो नॉर्मल हो जाएगा या नो हार्म टू द फर्स्ट फीटस। लेकिन ये एंटीबॉडी मदर के ब्लड में पड़ी रहेंगी, पड़ी रहेंगी। कुछ दिनों बाद मान लेते हैं सेकेंड प्रेगनेंसी हो गई, बच्चा फिर से क्या हुआ, आरएच पॉजिटिव। इस केस में ये एंटीबॉडी फीटस में पहुंच जाएंगी, क्या पार करके, प्लेसेंटा पार करके, और वहां रिएक्ट कर जाएंगी क्या, आरएच एंटीजन जो फीटस के आरबीसी पर है, उससे क्या होगी, क्लंपिंग ऑफ आरबीसी फीटस की, और टूटेंगी क्या, फीटस की आरबीसी। फीटस की आरबीसी टूटेंगी तो रिजल्ट क्या होगा, फीटस की आरबीसी टूटने को ही क्या कहोगे, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस। उससे एनीमिया होगी, उससे जांडिस होगी, और क्या होगा, ये जानलेवा होगा किसके लिए, बच्चे के लिए। पढ़ो जरा। अच्छा रुको, दो क्वेश्चन और है, इलाज क्या है। तो इलाज देखो क्या है, ये है मदर और उसके अंदर है फीटस। मदर कैसा था, आरएच नेगेटिव, फीटस कैसा था, आरएच पॉजिटिव। मान लेते हैं कि ये पहला बच्चा है, ठीक है। तो जब इस बच्चे की डिलीवरी हो जाए, इसकी डिलीवरी हो जाए, इसकी डिलीवरी हो जाए तो उसके बाद क्या करेंगे, तो देखो उसके बाद आपको शक है कि मदर में क्या बनी होंगी, क्या बनी होंगी, आरएच एंटीबॉडी। अगर चाहते हो दूसरे बच्चे को इन एंटीबॉडी से बचाओ तो क्या करो, इनको न्यूट्रलाइज कर दो बस। मदर के ब्लड में जो आरएच एंटीबॉडी बनी है, अगर इनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए तो जान बच जाएगी दूसरे बच्चे की। तो बस इन्हीं को न्यूट्रलाइज कर दो। न्यूट्रलाइज बाई क्या, एंटी आरएच एंटीबॉडी। एंटी आरएच एंटीबॉडी दीजिए इसको, एंटी आरएच एंटीबॉडी दीजिए, किसको दीजिए, मदर को दीजिए। और कब दीजिए, इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट चाइल्ड बर्थ। पहले बच्चे के जन्म के बाद मां को क्या दे दीजिए, एंटी आरएच एंटीबॉडी। ये न्यूट्रलाइज कर देंगी किसको, आरएच एंटीबॉडी को। अब जब आरएच एंटीबॉडी न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो फिर दूसरे बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, पढ़ो जरा इसको।
पढ़ लिया। देखिए, देखो लिखा है एक और एंटीजन जिसका नाम है आर एच एंटीजन, जो सिमिलर है उस एंटीजन के जो प्रेजेंट है, इसी नाते उसका नाम ऑब्जर्व ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी ऑफ मेजॉरिटी कितने परसेंट, ऐसे इंडिविजुअल को कहते हो। लेकिन जिनमें ये एंटीजन एब्सेंट होता है, जब कभी आर एच निगेटिव पर्सन एक्सपोज हो जाए किससे, फिर से सुनते हैं, जब कभी आर एच निगेटिव एक्सपोज हो जाए किसमें, आर एच पॉजिटिव, मतलब आर एच निगेटिव पॉजिटिव में गया है कि पॉजिटिव निगेटिव में आया है, पॉजिटिव निगेटिव में आया है, तभी बनेंगी क्या, स्पेसिफिक एंटीबॉडी, किसके अगेंस्ट, आर एच एंटीजन। इसी नाते आर एच ग्रुप को भी क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए बिफोर द ट्रांसफ्यूजन। एक स्पेशल केस है किसका, मतलब मिसमैचिंग का। कब हम देखते हैं, जब आर एच निगेटिव ब्लड है किसका, प्रेग्नेंट मदर का, और आर एच पॉजिटिव ब्लड किसका, फीटस का। ऐसे केस में आर एच एंटीजन ऑफ फीटस डू नॉट एक्सपोज टू आर एच निगेटिव ब्लड ऑफ मदर, कब, कब एक्सपोज नहीं होता है, क्यों, क्योंकि दोनों ब्लड अलग होते हैं। कोई दिक्कत यहां तक, लेकिन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ क्या, यहां संभावना है कि एक्सपोजर हो जाए किसका, मदर के ब्लड का, मदर के ब्लड में पहुंच जाए क्या, स्मॉल अमाउंट ऑफ आर एच पॉजिटिव ब्लड, कहां से, ऐसे केस में मदर बनाएगी, प्रिपेयर करेगी क्या, एंटीबॉडी, किसके अगेंस्ट, इन हर ब्लड। इन केस ऑफ हर सब्सीक्वेंट प्रेगनेंसी, दूसरी तीसरी प्रेगनेंसी, आर एच एंटीबॉडी जो कहाँ थी, मदर में, और मदर कैसी थी, ये लीक करेंगी और कहाँ पहुँचेंगी, ब्लड ऑफ फीटस, जो कि कैसा है, और डिस्ट्रॉय करेंगी फीटल आरबीसी। ये हो सकता है जानलेवा किसके लिए, या फिर ये करेगा सीवियर, या क्या करेगा, जॉन्डिस। इसी कंडीशन को क्या कहोगे, इसको कैसे एवॉइड कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेट करो क्या, एंटी आर एच एंटीबॉडी टू क्या, मदर, इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। कोई दिक्कत तो नहीं, सारे कान से, नहीं अब जब है तो है, उसको हम कैसे हटा दें, नहीं अब
जरा इसको फिर से पढ़ लीजिए, आवाज़ गायब हो गई थी, है ना, कोई बात नहीं, फिर से पढ़ लेते हैं। लिखा है ही, देखिए हुआ क्या है कि जब इंजरी हुई है तो इंजरी का रिजल्ट दो होते हैं, एक तो टिश्यू डैमेज हो जाता है और दूसरा प्लेटलेट डैमेज होते हैं। जब टिश्यू डैमेज होंगे और प्लेटलेट डैमेज होंगे तो दोनों जगह से निकलेगा क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिन। और इसका एकमात्र लक्ष्य है कि किसी तरीके से एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाए क्या, थ्रोम्बोकाइनेज। तो बहुत सारे और फैक्टर होते हैं, उनकी मदद के द्वारा बनता है थ्रोम्बोकाइनेज। और ये थ्रोम्बोकाइनेज इनएक्टिव प्रोथ्राम्बिन को किसमें कन्वर्ट कर देगा, एक्टिव थ्रोम्बिन में। और जो एक्टिव थ्रोम्बिन है वो फाइब्रिनोजेन को फिब्रिन में, और जो फिब्रिन है उसका बनेगा नेटवर्क, और नेटवर्क में ट्रैप होंगे फार्म्ड एलिमेंट, तो बनेगा क्या, ब्लड क्लॉट या स्कम या कोआगुलम। ठीक है, इधर देखें, ये मान लेते हैं पर्टिकुलर एरिया है जहां पर इंजरी हो गई थी, तो इसी जगह नेटवर्क बन गया है, किसका, फिब्रिन का नेटवर्क, और उसी में ट्रैप हो जाएंगे क्या, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, और बन जाएगा क्या, ब्लड क्लॉट। थोड़ी देर बाद यहाँ से येलो फ्लूइड निकलेगा जिसको कहेंगे क्या, सीरम। इस पूरी प्रोसेस को कहते क्या है, कैस्केड प्रोसेस। एनसीईआरटी वाला खोले, देखो यू नो क्या, व्हेन यू कट योर फिंगर या हर्ट योर सेल्फ, आपका जो घाव है वो नॉट कंटिन्यू ब्लीड, कुछ दिनों, कुछ थोड़ी देर बाद क्या होती है, ब्लड स्टॉप कर जाता है। कहता क्यों, तो देखो यहाँ शुरू हो रहा है, हम लोगों का ब्लड एग्जिबिट करता है क्या, कोआगुलेशन या क्या, क्लॉटिंग, किसके रेस्पॉन्स में, इंजरी। यही वो मैकेनिज्म है टू प्रिवेंट एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम क्या, बॉडी। यू वुड हैव ऑब्जर्व, आपने ऑब्जर्व किया होगा, डार्क रेडिश ब्राउन स्कम कहाँ बनता है, एट साइट ऑफ कट या कहाँ, इंजरी ओवर ए पीरियड। इसी को कहते हैं क्लॉट या इसी को कहते हैं कोआगुलम। किसका बना है, नेटवर्क ऑफ थ्रेड, किसके, फिब्रिन, उसमें फंसे हैं डेड और डैमेज क्या, फॉर्म्ड एलिमेंट। फिब्रिन कहाँ से बना, इनएक्टिव फिब्रिनोजेन से। इसके लिए एंजाइम कौन सा चाहिए, थ्रोम्बिन, और थ्रोम्बिन कहाँ से बना, तो इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन। एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स कौन सा, थ्रोम्बोकाइनेज, जरूरी है ऊपर, ऊपर का मतलब ये वाला, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन। दिस कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइम रिएक्शन, जिसको कहते क्या है, कैस्केड प्रोसेस। इसमें बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं, कैसे, इनएक्टिव। जैसे ही इंजरी होगी या ट्रामा होगा, ये स्टिमुलेट करेंगे प्लेटलेट को कि रिलीज करो क्या, फैक्टर, जो एक्टिवेट करेगा क्या, मैकेनिज्म ऑफ कोआगुलेशन। लेकिन कुछ फैक्टर निकलते हैं कहाँ से, टिश्यू से, उसी जगह पर जहाँ चोट लगी, वो भी इनिशिएट करेंगे क्या, कोआगुलेशन। कैल्शियम जरूरी है किसके लिए, ब्लड क्लॉटिंग। बस इतने पढ़ते हैं आज।